हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शुभम और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो गाइज़ एकदम बहुत ही बारीकी से मैं इस वीडियो को आपको बताऊंगा। एक एक चीज़ इतनी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपकी, तो आप भी कमेंट में लिख के कहोगे यार थैंक यू। तो गाइज़ इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा, बहुत ही कमाल के तरीके से मैं आपको समझाऊँगा। गाइज़ यहाँ पर बता दूँ आपको, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इससे पहले 2 एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, ठीक है, 68 में, और उसके बाद से 86 में, यानी 1986 में इसे रिवाइज किया गया। और तब से 34 साल बाद अब ये 2020 में आ रही है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। गाइस जो 1986 में आया था, यानी 34 साल पहले जो आया था, उसे 1992 में एक बार थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया था। ओके, उसके बाद से मतलब डायरेक्टली अब ये चीज़ आई है। तो हालांकि वो जो 1992 वाला था उसे माना नहीं गया, तो उसे उसी में इंक्लूड कर दिया गया 1986 वाले में ही, ठीक है। तो 34 साल बाद ये बदलाव हुआ है। आइए देखते हैं। पहले जो पॉलिसी थी उसके अनुसार 10+2 होता था, मगर अब इसे बदल करके 5+3+3+4 कर दिया गया। सो गाइज़ यहाँ पे जब एक बच्चा होता है वो 3 साल तक का अपने मम्मी पापा के पास रहता है और वो सारी चीज़ें चलना वलना सीखता है। फिर 3 साल के बाद जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल में वो बहुत डरता है, शुरुआत में बहुत ज़्यादा डरता है। तो इसी को देखते हुए अपने इंडिया में इस चीज़ को देखिए क्या किया गया। सबसे फर्स्ट स्टेज जो है यहाँ पे, यानी फिफ्थ, ये 5 जो है ना ऊपर नंबर वाला, ये 5 का मतलब है, इसको देखिए, इसको बोलते हैं फर्स्ट, यानी फाउंडेशन का मतलब शुरुआत है अभी एजुकेशन की, तो उसे बोलेंगे फाउंडेशन। और इसमें इसका नो एग्ज़ाम होगा, मतलब किसी भी प्रकार का किसी भी छात्र का, जो भी छोटे बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो उनको पहले 3 साल तक का मतलब वो स्कूल सिर्फ इस पर्पस से जाएंगे कि उनको नई नई चीज़ें खेलने को मिले, ठीक है। तो 3 साल तक का उन्हें खेलने को मिलेगा। फिर उसके बाद आगे के 2 साल उन्हें वो कक्षा 1 यानी क्लास 1, और फिर उसके अगले साल क्लास 2 पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ये जो फाउंडेशन है वो 5 साल का है, यानी पहले एक बच्चा 3 साल का था, उसको फिर फाउंडेशन में जब वो आएगा, मतलब वो अभी पहली बार जब स्कूल में कदम रखेगा, तो शुरू के 3 साल वो पहले खेलेगा, ठीक है, खेल खेल के, ताकि उसका मन एक बन जाए, स्कूल में रहने का माहौल उसका शरीर में, दिल में हो जाए। ताकि अब पहले बच्चे होते थे जो सुबह उठ के स्कूल जाने से बहुत डरते थे, अब ये है कि अब उसे पता है कि वहाँ खेलने को मिलेगा, तो आराम से तुरंत सुबह जल्दी जल्दी उठ के चला जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पर मैंने देखिए एज भी लिखा है कि बच्चा जब फाउंडेशन का चीज़ें पूरी कर लेगा, फाउंडेशन वाली चीज़, यानी अभी तक इसका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ सिखाई जाएंगी फर्स्ट और क्लास 1 और क्लास 2 में चीज़ें, ठीक है। और बच्चा अब 8 साल का हो चुका है, 5+3 मैंने ऐड किया है, यहाँ पर देखिए 8 साल का हो गया। यहाँ पर अगला स्टेज है प्रीपैरेटरी, ये 3 साल का है। अब बच्चा इस समय 8 साल का है, तो इस समय 8 साल के एज में बच्चा क्या कक्षा 3 में आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 4 में आएगा, फिर उसके बाद 5 में आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है दोस्तों, जो इसमें कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 में कोई भी बच्चा जो है वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकता है, यानी अपनी एक पर्टिकुलरली, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रहता है तो वो यूपी बोर्ड से पढ़ सकता है, ठीक है, या फिर चाहे तो वो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकता है। तो ये चीज़ें आपकी 3rd, 4th, 5th क्लास से, मतलब 3rd क्लास से शुरू हो जाएगी, ओके। और इन 3rd क्लास से ही उस बच्चे का एग्ज़ाम होना चालू हो जाएगा, ठीक है। पहली बार जब वो एग्ज़ाम देगा तो वो 3rd ईयर में, मतलब 3rd क्लास में आ जाएगा, तब वो एग्ज़ाम देगा। फिर 4th में भी उसे देना पड़ेगा, 6th में भी, 5th में भी उसे देना पड़ेगा। जो प्रीपैरेटरी जो स्टेज है 3 साल की, ये जब बच्चा पूरी कर लेगा तो अब बच्चा हो गया 11 साल का, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों 11 साल के बाद वो मिडल स्टेज में जाएगा। मिडल स्टेज 3 साल की है, ठीक है, जिसमें वो पढ़ाई करेगा 6th, 7th, 8th, ठीक है, 6th, 7th, 8th। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूँ कि 6th, 7th, 8th में बच्चे को एक कंप्यूटर की कोडिंग की नॉलेज दी जाएगी। कोडिंग मतलब जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, वो सारी चीज़ें से रिलेटेड चीज़ें उसको पढ़ाई जाएगी। और साथ ही साथ छात्र चाहे तो कहीं भी किसी चीज़ को सीख सकता है, यानी इंटर्नशिप अब उसको 6th क्लास से ही सीखने को मिलेगी। वैकेशनल ट्रेनिंग को इंटर्नशिप बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही उसे मैथ, साइंस और आर्ट भी
पढ़ने को मिलेगा 6th 7th 8th में, ठीक है। और गाइज़ यहाँ पर उसे 6th 7th 8th में के दौरान ही उसे कोई भी एक इंडिया की लैंग्वेज सीखनी होगी, ओके। तो इंडिया में कोई भी एक लैंग्वेज, जैसे कि संस्कृत वो सीख सकता है, तमिल सीख सकता है, मराठी सीख सकता है, पंजाबी और ये सारी चीज़ें, मतलब रीजनल लैंग्वेज कोई भी सीख सकता है, ओके। वो बच्चा देखिए जब यहाँ पर था 11 साल का था, और 3 साल ये सब 6th 7th 8th में करने के बाद वो अब हो गया बच्चा 14 साल का, ठीक है। अब 14 साल के बाद अब यहाँ पर देखिए चौथी स्टेज जो है वो है सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। इसका नाम है सेकेंडरी स्टेज। ये होता है 4 साल का, यानी बच्चा 9th क्लास में आ गया है अब, और 9th से ये 12th तक का पूरा एक वो रहेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, 9th क्लास से कोई भी बच्चा जो है एक फ़ॉरेन लैंग्वेज सीख सकता है, कोई भी एक विदेशी भाषा पढ़ सकता है, ठीक है। चाहे वो चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, स्पेनिश हो, या फिर और कोई भाषा हो, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, पहले जो चीज़ें थी वो उन सब चीज़ों में क्या होता था, आपको कुछ पर्टिकुलर ही सब्जेक्ट होते थे, मगर ये सेकेंडरी अब मतलब जो अभी न्यू शिक्षा की नीति आई है, इसमें देखिए नो स्ट्रीमिंग की सुविधा हो गई है। मतलब अब कोई कॉमर्स साइड या फिर मैथ साइड या साइंस साइड ऐसा कुछ सिस्टम नहीं रहेगा। अब आप कोई भी बच्चा कोई भी मल्टीपल सब्जेक्ट यानी कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकता है, मैथ वाला बायो लेकर भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब बच्चे को रटाने से ज़्यादा उसको उसकी जो बुद्धि है उसे उसको विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा, मतलब वो क्रिटिकल थिंकिंग ताकि रख पाए, ठीक है। कोई भी चीज़ हो क्यों हो रही है उसके बारे में उसके पूरा ज्ञान हो, ठीक है। तो गाइज़ ये जो सेकेंडरी स्टेज है इसमें 9th 10th और 11th 12th ये सारी चीज़ें होती हैं। और गाइज़ आप सभी को बता दूं कि ये जो 9th में है वो 2 सेमेस्टर में होगा, मतलब उसके 2 बार एग्ज़ाम होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम। 9th में 2 बार, यानी 6-6 महीने पे एक एक एग्ज़ाम होंगे, सेमेस्टर वाइज होगा, ठीक है। फिर 10th में भी इसी तरह होगा, फिर 11th भी होगा और 12th भी होगा, ठीक है। तो गाइज़ अब बच्चा जब ये सेकेंडरी स्टेज पूरी कर लेगा तो वो 18 साल का हो जाएगा। अब उसके बाद से देखिए अब जब 18 साल का हो गया तो गाइज़ ऐसा इसे डिज़ाइन किया गया कि बच्चा बालिग हो जाए 12th तक का 18 साल में। फिर बालिग से जब ऊपर जाए यानी 19वां साल जब उसका लगे तो वो ग्रेजुएशन यानी कॉलेज में चले जाए। तो कॉलेज में का देखें 4 सालों में ग्रेजुएशन उसका 4 सालों में जो भी शिक्षा नीति है उसके अनुसार 4 सालों का है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है, बीएससी बीए, ठीक है, जैसे आपने ऊपर पढ़ाई की होगी, जैसे सब्जेक्ट लिया होगा उसी हिसाब से आप पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ आ गई है री एंट्री। तो ये ऐसा है कि ग्रेजुएशन में आप किसी भी ईयर में मान ले फर्स्ट ईयर पढ़ा आपने, सेकेंड ईयर के लिए 1 साल का मतलब छोड़ दिया, आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने छोड़ दिया, तो आप फ्यूचर में आप मतलब आपको फर्स्ट ईयर जब आप कर लोगे तो एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसमें लिखा होगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि आप मतलब ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर पूरा कर लिए हैं और बाद में जब आप एडमिशन लोगे मतलब दोबारा जब आओगे तो आप चाहे तो सेकेंड ईयर से पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको फर्स्ट ईयर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। यानी अगर आपने सेकेंड ईयर पढ़ा है और उसके बाद से आपने पढ़ाई छोड़ दी तो आपको ग्रेजुएशन डिप्लोमा का कोर्स एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, समझ लीजिए। उस सर्टिफिकेट को अब बाद में आप जब आओगे, अभी बाद में जब आपके पास पैसे हो गए तो आप दोबारा मतलब कोर्स आके कर सकते हो अपना, मतलब फिर आप थर्ड ईयर में आओगे, ठीक है। फिर थर्ड ईयर कर लो तो आपको एक डिग्री मिल जाएगी जिससे आप जॉब पा सकते हो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप डिग्री पाओगे यानी ग्रेजुएशन में 3 साल पूरे करके डिग्री पाओगे तो तब आपकी एज होगी 21 साल, यानी 21 साल की एज में आपको डिग्री मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हो तो आपको रिसर्च डिग्री मिलेगी, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी। और गाइज़ यहाँ पे इसमें आपकी एज होगी 22 साल, यानी 22 साल में आप रिसर्च की डिग्री प्राप्त कर लोगे। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 6 स्टेज जो देखिए उसका क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने यहाँ पर 3 साल का डिग्री लिया हुआ है, ठीक है, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होगा आपका। और दोस्तों अगर आपने यहाँ पे ऊपर ग्रेजुएशन में फोर्थ ईयर तक किया है तो आपको मतलब आपके पास अगर रिसर्च डिग्री है तो आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में 1 ही साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी और आपको मास्टर की डिग्री मिल जाएगी। और इसके बाद से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी में जैसे पहले थी उसी तरह अब भी है, ठीक है। तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद पीएचडी भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं
तो यहाँ पे इसकी इस शिक्षा नीति की पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की कुछ बात करेंगे। तो पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि अब तक का जो अपना गवर्नमेंट थी वो सिर्फ मतलब शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ 3% पैसा लगाती थी अपना, ठीक है, जीडीपी का 3%। और अब वो चीज़ है वो 6% लगाएगी इस शिक्षा नीति के बाद, ठीक है। तो यानी सारी चीज़ें 2 गुना होने वाली हैं। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल होते थे उन सब की जो भी फ़ीस होती थी मनमानी फ़ीस वो लोग लेते थे, लेकिन अब ये क्या है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को फिक्स कर देगी कि आप इतने से ज़्यादा फ़ीस नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये जितने भी स्कूल होंगे उन सभी स्कूलों को, प्राइवेट हो या फिर सरकारी, सबको मानना होगा। तो यहाँ पर इसके अलावा दोस्तों वेकेशनल ट्रेनिंग स्किल, अब सभी छात्रों को, जितने भी छात्र होंगे उन्हें वेकेशनल ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग पहले से ही उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स है 3। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं जो छात्र है, यहाँ देखिए चौथा पॉइंट है रिज़ल्ट। तो छात्र है वो खुद अपना रिज़ल्ट डिसाइड कर पाएगा, मार्क्स बाय सेल्फ। देखिए पहला पॉइंट है मार्क्स बाय सेल्फ, यानी बच्चा खुद अपने आप को मार्क्स दे पाएगा और इसके साथ ही उसके फ्रेंड्स उसको मार्क्स देंगे, मतलब मार्क्स देंगे उनको, उसको नंबर देंगे और साथ ही साथ वो अपने दोस्तों को नंबर देगा। तो इससे ये होगा कि छात्रों को अपने दोस्तों के प्रति एक समझ लीजिए एक यूनिटी बनी रहेगी कि ये सोचेगा छात्र कि अगर हम अपने दोस्त को अच्छे नंबर देंगे तभी वो हमें अच्छा नंबर देगा। और इसके अलावा जो टीचर होंगे, टीचर वो अलग से नंबर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिज़ल्ट के मामले में होने वाली हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि फ़ॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ आएंगी अपने इंडिया में, गवर्नमेंट जो है इजाज़त देगी इसकी कि आप फ़ॉरेन की जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं उसकी ब्रांचेस इंडिया में खोल सकते हो, टॉप 50 यूनिवर्सिटी। ये नहीं कि कोई भी हरी गहरी यूनिवर्सिटी आके इंडिया में एक अपनी ब्रांच खोले। तो ये सिर्फ टॉप 50 मतलब यूनिवर्सिटी जो है उन्हीं को सिर्फ ये इजाज़त दी जाएगी कि वो आप इंडिया में आके अपनी यूनिवर्सिटी खोलें। और दोस्तों यहाँ पे 6 पॉइंट है डिपार्टमेंट। गाइज ये जब शिक्षा नीति अप्लाई की जाएगी तो यहाँ पर एग्ज़ाम करवाने वाला एक अलग डिपार्टमेंट होगा, रिज़ल्ट जारी करने वाला एक अलग डिपार्टमेंट होगा, फिर ये जो स्कॉलरशिप जो सिस्टम है इसका एक अलग डिपार्टमेंट होगा। यानी ये जब अप्लाई होगा तो ये हर चीज़ का डिपार्टमेंट अलग अलग होगा और बहुत ही आसानी से काम होगा इसमें। और इसके अलावा दोस्तों जो पूरे इंडिया में जितने भी टीचर्स हैं उनको 4 साल की ट्रेनिंग लेनी होगी तभी वो बच्चों को पढ़ा सकेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत से ऐसे टीचर हैं जिनको ज्ञान बहुत है मगर वो समझा नहीं पाते हैं। तो गाइज़ इससे ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी कि उन्हें भी सारी चीज़ें ट्रेनिंग मिलेगी, तो वो बच्चों को समझाना, कैसे बच्चे को समझाया जाए कोई भी चीज़ आसान से आसान भाषा में, वो सारी चीज़ें इन्हें ट्रेनिंग में सिखाई जाएगी। और दोस्तों इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये जो शिक्षा नीति जो नई आई है इसका नेगेटिव पॉइंट आपको बता दूं गाइज़। यहाँ पर गवर्नमेंट मतलब जो भी शिक्षा नीति में ये इंग्लिश पे जोर नहीं दिया गया है, जो कि बहुत ही थोड़ी सी ये इसमें क्या है नेगेटिव पॉइंट है कि इंग्लिश की ग्रोथ जो है वो रुक सकती है। यानी अगर कोई छात्र अगर अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में ही पढ़ता है, यानी मान लिए एक उत्तर प्रदेश का छात्र है तो वो हिंदी मीडियम में ही पढ़ता है तो उसकी ग्रोथ इंडिया तक ही सीमित रहेगी। और अगर वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, यानी अगर गवर्नमेंट को करना चाहिए इंग्लिश को थोड़ा सा कंपलसरी करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि मतलब आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ लो अपने क्षेत्रीय भाषा में, ठीक है। इंग्लिश पे थोड़ा जोर देना चाहिए क्योंकि चाइना और इंडिया जो है अपना एक ही चीज़ में सबसे आगे है, क्योंकि इंडिया का कोई भी व्यक्ति फ़ॉरेन में जाके जॉब कर सकता है क्योंकि उसे इंग्लिश आती है और इंग्लिश दुनिया भर में चलती है। लेकिन चाइना वालों ने क्या किया है, चाइना वाले चाइनीज़ लैंग्वेज ही जानते हैं, वो इंग्लिश नहीं जानते, बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो यानी चाइना को जब चाइना का पढ़ा हुआ विद्यार्थी बाहर जाता है तो उसे जॉब नहीं मिलती है क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती है। तो इंडिया में ये बहुत अच्छी चीज़ है और अभी इस शिक्षा नीति की वजह से ये कम ना हो जाए, मतलब इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ ये है कि पहले जो सेकंड पॉइंट यहाँ देखिए सेंट्रलाइज सिलेबस। तो गैस यहाँ पे आप सभी को बता दूँ कि पहले जो सिलेबस होता था वो स्टेट वाइज होता था, अब ये सारी चीज़ें सेंट्रलाइज हो जाएंगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट छात्रों का जो भी सिलेबस होगा उसे चुनाव करेगी उसका। और दोस्तों तो ये इससे ये होगा कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो इससे नाराज़ हो सकती है, ओके। तो और दोस्तों बस ये जो इम्प्लीमेंटेशन, अगर ये कोरोना का टाइम जो चल रहा है ये 2022 तक का सही हो जाता है तो ये अगले साल से यानी इम्प्लीमेंटेशन ईयर 2021-22 में इसे सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी जाएंगी इंडिया में। तो मतलब अगले साल से ही ये सारी चीज़ें कोई भी नया छात्र जब
9th में आएगा तो उसे सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। और सारी चीज़ें मतलब इसी के हिसाब से अप्लाई कर दी जाएंगी एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के। और दोस्तों आपको बता दूं, जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है जो संभालता है MHRD, उसका नाम हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा मंत्रालय। ओके, तो गाइज़ बस थैंक यू वीडियो देखने के लिए आपका। और चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और दोस्तों को साथ शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है तो। ओके, तो बाय बाय।